For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. Hello everyone. Now this is part 2 of your amendment class. So जो आपका पार्ट 1 अभी तक अपलोड हुआ है उसमें आपके पास कैपिटल गेन्स तक की अमेंडमेंट कवर है. उसके आगे की जो अमेंडमेंट है वो हम एग्जिस्टिंग लेक्चर में कवर करेंगे. मेरे पास सैलरी में थोड़ी सी अमेंडमेंट है और मेन मेरे पास जो हमारा मिसलेनियस टॉपिक्स है उसमें सेक्शन 115 BAC है. देखते हैं. चैप्टर 16 सैलरी, availability or non-availability of allowances where section 115 BAC is opted for. Availability or non-availability of allowances where section 115 BAC is opted for. Availability or non-availability of allowances where section 115 BAC is opted for. सेक्शन 115 BAC एक इज कि आप पे कंसेशनल रेट पे स्लैब लगेगा. तो अगर आप सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट करते हो तो आप हाउस रेंट अलाउंस का बेनिफिट नहीं ले सकते. पर्सनल अलाउंसेस में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो 100 पर मंथ पर चाइल्ड है उसका बेनिफिट नहीं ले सकते. हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस जो आपका 300 पर मंथ पर चाइल्ड है उसका बेनिफिट नहीं ले सकते. आउटस्टेशन अलाउंस का बेनिफिट नहीं ले सकते. अंडरग्राउंड अलाउंस का बेनिफिट नहीं ले सकते और ट्राइबल एरिया अलाउंस का बेनिफिट नहीं ले सकते. हाउस रेंट अलाउंस का बेनिफिट नहीं ले सकते. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का बेनिफिट नहीं ले सकते. हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस का बेनिफिट नहीं ले सकते. आउटस्टेशन अलाउंस का बेनिफिट नहीं ले सकते. अंडरग्राउंड अलाउंस का बेनिफिट नहीं ले सकते और ट्राइबल एरिया अलाउंस का बेनिफिट नहीं ले सकते. नेक्स्ट, ऑफिशियल अलाउंसेस में आप यूनिफॉर्म अलाउंस, हेल्पर अलाउंस और एकेडमिक अलाउंस इनका बेनिफिट नहीं ले सकते. जो भी आपके आने जाने से जुड़े हुए खर्चे हैं उनके लिए जो अलाउंसेस है उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा. अगर आप सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट करते हो तब भी बेनिफिट मिल जाएगा. पर्सनल अलाउंसेस में ट्रांसपोर्ट अलाउंस का बेनिफिट मिल जाएगा. ऑफिशियल अलाउंसेस में, अच्छा ट्रांसपोर्ट अलाउंस का बेनिफिट क्या होता है? एक हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय 3200 पर मंथ 3200 का बेनिफिट ले सकता है पर मंथ के हिसाब से. ऑफिशियल अलाउंसेस जो हैं, ऑफिशियल अलाउंसेस के केस में आपको ट्रैवलिंग अलाउंस का बेनिफिट मिल जाएगा, डेली अलाउंस का बेनिफिट मिल जाएगा और कन्वेंस अलाउंस का बेनिफिट मिल जाएगा. कन्वेंस अलाउंसेस की आपको ऑफिशियल पर्पसेस के लिए आसपास ट्रैवल करना है उसके लिए पैसा मिलता है. ट्रैवलिंग अलाउंसेस आपको ऑफिशियल पर्पसेस के लिए इंटर सिटी ट्रैवल के लिए जो पैसा मिलता है वो. एंड डेली अलाउंसेस जब आपको बोर्डिंग एंड लॉजिंग का बेनिफिट मिलता है, डेली बेसिस पे आपको खर्चे निकालने के लिए मिलते हैं. सो वंस अगेन, अगर आप सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट करते हो तो सेक्शन 115 BAC में आपको HRA का बेनिफिट नहीं मिलेगा. पर्सनल अलाउंसेस में ट्रांसपोर्ट अलाउंस को छोड़ के बाकियों का बेनिफिट नहीं मिलेगा. और ऑफिशियल अलाउंस में आपको यूनिफॉर्म अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस या हेल्पर अलाउंस इनका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. अगर आप सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट करते हो आपको बाकी अलाउंसेस का बेनिफिट मिलेगा. पर्सनल अलाउंसेस में किसका बेनिफिट मिलेगा? पर्सनल अलाउंसेस में आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस का बेनिफिट मिलेगा. एंड ऑफिशियल अलाउंसेस में किसका बेनिफिट मिलेगा? आपको ट्रैवलिंग अलाउंस का बेनिफिट मिलेगा, डेली अलाउंस का बेनिफिट मिलेगा एंड कन्वेंस अलाउंस का बेनिफिट मिलेगा. कन्वेंस अलाउंस जब आपको ऑफिशियल पर्पसेस के लिए लोकली ट्रैवल करना हो, ट्रैवलिंग अलाउंस जब आपको ऑफिशियल पर्पसेस के लिए इंटर सिटी ट्रैवल करना हो, एंड डेली अलाउंस के लिए आप मतलब जब आपको बाहर पोस्टिंग पे भेजा जाता है तो आपके डेली बेसिस पे बोर्डिंग और लॉजिंग के जो खर्चे होते हैं उसके लिए जो बेनिफिट दिया गया है. नेक्स्ट, रिवाइज सेक्शन 17 to 7 एंड न्यूली इंसर्टेड सेक्शन 17 to 7A. जो सेक्शन 17 to 7 था ना उसमें पहले ये लिखा हुआ था कि अगर एम्प्लॉयर ने सुपर एन्वेशन फंड में कंट्रीब्यूट किया 1.5 लाख तक का अमाउंट एग्जेम्प्ट है, 1.5 लाख से ज्यादा का अमाउंट एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है. अब सेक्शन 17 to 7 में क्या लिखा गया है? एग्जेम्पशन इज अवेलेबल अप टू ₹7,50,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स एग्रीगेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग 3 फंड्स. फर्स्ट, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. सेकेंड, notified pension scheme as referred to under section 80 CCD, and last is approved superannuation fund. Exemption is available up to ₹7,50,000 in respect of employers aggregate contribution to the following 3 funds. First, recognized provident fund. Second, notified pension scheme as referred to under section 80 CCD, and third is approved superannuation fund.
Employer's contribution to the aforementioned funds or scheme in excess of rupees 7,50,000 shall be taxable in the hands of the employee under the head salary as per section 17 to 7. Exemption is available up to rupees 7,50,000 in respect of employer's aggregate contribution to the following three funds. First, recognized provident fund. Second, notified pension scheme as referred to under section 80 CCD. And third is approved superannuation fund. Employer's contribution to the aforementioned funds or scheme in excess of rupees 7.5 lakh shall be taxable in the hands of the employee under the head salary as per section 17 to 7. Next, section 17 to 7A. Any annual accretion by way of interest, dividend or any other amount of similar nature during the previous year to the balance at the credit of the recognized provident fund or notified pension scheme or approved superannuation fund shall be taxable in the hands of the employee under the head salary to the extent it relates to the employer's contribution in excess of 7.5 lakhs. 17 to 7 में कहा कि अगर एम्प्लॉयर ने इन तीनों चीजों में 7.5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट किया तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी हेड में। कल को मानो एम्प्लॉयर ने 9 लाख कंट्रीब्यूट किया तो 9 लाख में से 1.5 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, 7.5 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सेक्शन 17 टू 7A क्या कहता है? सेक्शन 17 टू 7A कहता है कि जो एम्प्लॉयर ने इन फंड्स में कंट्रीब्यूट किया है 7.5 लाख से ऊपर, जो एम्प्लॉयर ने इन फंड्स में कंट्रीब्यूट किया है 7.5 लाख से ऊपर, तो 7.5 लाख से ऊपर का जो कंट्रीब्यूशन है उस पे जो भी इंटरेस्ट, डिविडेंड या बाकी इनकम है वो एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी हेड में टैक्स होगी। Any annual accretion by way of interest, dividend or any other amount of similar nature during the previous year to the balance at the credit of the recognized provident fund or notified pension scheme or approved superannuation fund shall be taxable in the hands of the employee under the head salary to the extent it relates to the employer's contribution in excess of rupees 7.5 lakhs. Any annual accretion by way of interest, dividend or any other amount of similar nature during the previous year to the balance at the credit of the recognized provident fund or NPS or approved superannuation fund shall be taxable in the hands of the employee under the head salary to the extent it relates to the employer's contribution in excess of rupees 7.5 lakhs. कल को मानो एम्प्लॉयर ने टोटल कंट्रीब्यूशन किया है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज टोटल टू ऑल दीज फंड्स इज 9 lakhs, तो 9 में से 7.5 लाख तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और जो बैलेंस 1.5 लाख है वो बैलेंस 1.5 लाख क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। 9 लाख में से 7.5 लाख तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बैलेंस 1.5 लाख क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। लेट अस सपोज 9 लाख पे आपका ओवरऑल इंटरेस्ट आया है रुपीज 81,000। 9 लाख पे आपका ओवरऑल इंटरेस्ट आया है 81,000, तो 9% के हिसाब से आया है। 7.5 लाख का 9% ये आपका आएगा, या आप इस तरह से भी कर सकते हो इसको कि भाई 81,000 जो इंटरेस्ट है वो 9 लाख पे आया है, वो 9 लाख के कंट्रीब्यूशन पे आया है, तो 1.5 लाख के कंट्रीब्यूशन पे आपका कितना इंटरेस्ट बनता है? So 81,000 divided by 9 lakh into 1.5 lakhs, तो ये आपका आता है 13,500 रुपीज, 13,500। सो आपका टोटल 81,000 का इंटरेस्ट है, जिसमें से 13,500 का जो इंटरेस्ट है, 13,500 का इंटरेस्ट टैक्सेबल है और आपका 67,500 का जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट है। $13,500 का इंटरेस्ट टैक्सेबल है एंड 67,500 का जो इंटरेस्ट है वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। आगे डन। तो सैलरी में यही है पॉइंट। अगर सेक्शन 115 BAC एम्प्लॉयर ऑप्ट करता है तो अलाउंसेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बस एक ट्रांसपोर्ट का मिल जाएगा और ऑफिशियल में डेली का मिल जाएगा, कन्वेयंस का मिल जाएगा, ट्रैवलिंग का मिल जाएगा।
सेक्शन 17(2)(7 एंड सेक्शन 17(2)(7)(a) में क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड और नोटिफाइड पेंशन स्कीम। अगर इन तीनों फंड्स में जो कंट्रीब्यूशन है वो 7.5 लाख से ज्यादा है तो जितना 7.5 लाख से ज्यादा है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। सेक्शन 17(2)(7)(a) में लिखा हुआ है कि 7.5 लाख से ज्यादा का जो कंट्रीब्यूशन है उस एक्सेस कंट्रीब्यूशन पे आपका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट रेसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल है, एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी हेड में टैक्सेबल है। नेक्स्ट, चैप्टर 17 मिसलेनियस टॉपिक्स, सेक्शन 115 BAC, ऑप्शन टू पे टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम एट कंसेशनल स्लैब रेट्स। ऑप्शन टू पे टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम एट कंसेशनल स्लैब रेट्स। जनरल हमारे पास स्लैब क्या है? जनरल हमारे पास स्लैब है स्टार्टिंग के 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 5 लाख पे 20% और 10 लाख से ज्यादा पे 30%। Section 115 BAC has been newly inserted via the Finance Act 2020 to provide individuals and HUF an option to pay tax in respect of their normal income at following concessional rates if they do not avail certain exemptions or deductions like leave travel concession, standard deduction under the head salary, interest on housing loan or self-occupied property, specified deductions under Chapter 6A, etc. सेक्शन 115 BAC बजट 2020 से, बजट 2020 में गवर्नमेंट ने दिखाया देखो हम लोअर स्लैब्स लेके आए हैं बट उसके साथ बहुत सारी कंडीशंस अटैच की। So section 115 BAC has been newly inserted via the Finance Act 2020 to provide individuals and HUF an option to pay tax in respect of their normal income at following concessional rates if they do not avail certain exemptions or deductions like leave travel concession, standard deduction under the head salary, interest on housing loan on self-occupied property, specified deductions under Chapter 6A. क्या स्लैब है? स्टार्टिंग के 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, अगले 2.5 लाख पे 2.5 लाख से लेके 5 लाख पे 5% का टैक्स है, अगले 2.5 लाख पे 5 लाख से लेके 7.5 लाख पे 10% का टैक्स है, 7.5 लाख से 10 लाख पे 15% का टैक्स है, 10 लाख से 12.5 लाख पे 20% का टैक्स है, 12.5 लाख से 15 लाख पे 25% का टैक्स है और 15 लाख से ज्यादा के अमाउंट पे 30% का टैक्स है। स्टार्टिंग के 2.5 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं है, अगले 2.5 लाख पे 2.5 लाख से लेके 5 लाख 5% का टैक्स है, अगले 2.5 लाख पे 5 लाख से 7.5 लाख 10% का टैक्स है, अगले 2.5 लाख पे 7.5 लाख से 10 लाख 15%। एक स्लैब है 0, 5, 10, 2.5 लाख बढ़ाते जाओ। स्टार्टिंग 2.5 लाख नो टैक्स, अगले 2.5 लाख 5%, अगले 2.5 लाख 10%, अगले 2.5 लाख 15%, अगले 2.5 लाख 20% एंड सो ऑन। और 15 लाख से ज्यादा का जो अमाउंट है उस पर 30% है। अच्छा, सरचार्ज एप्लीकेबल, सरचार्ज एप्लीकेबल एज पर नॉर्मल लॉ। भाई ये सिर्फ कंसेशनल स्लैब है, कल को टोटल इनकम आपकी 50 लाख से ज्यादा है, कल को टोटल इनकम आपकी 50 लाख से ज्यादा है, जब 50 लाख से ज्यादा की टोटल इनकम है ना तो सरचार्ज आपका नॉर्मल लॉ के हिसाब से लगेगा। सेसेस एक्स्ट्रा, सेसेस एक्स्ट्रा, सरचार्ज एप्लीकेबल एज पर द नॉर्मल लॉ एंड सेसेस एक्स्ट्रा, ठीक है। अब भाई ये स्लैब का बेनिफिट आपको मिलेगा तो गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस भी लगाई हैं, क्या कंडीशंस लगाई है देखते हैं। सेक्शन 115 BAC2 provides that where Section 115 BAC2 provides that where an individual or HUF opts for concessional rates of tax as prescribed under Section 115 BAC, the following conditions need to be complied with. पढ़ना प्लीज अपने एंड पे एक बार, फुल कर दो स्क्रीन। लॉ फ्रेम में सेक्शन 115 BAC2 provides that where an individual or HUF opts for concessional rates of taxes as prescribed under section 115 BAC, the following conditions need to be complied with. Section 115 BAC2 provides that where an individual or HUF opts for concessional rates of taxes as prescribed under section 115 BAC, the following conditions need to be complied with. Condition number 1,
नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस, कुछ डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस आपको नहीं मिलेगी. While computing the total income of an individual or HUF who has opted for concessional rates of taxes as prescribed under section 115 BAC, the following deductions or exemptions would not be allowed. While computing the total income of an individual or HUF who has opted for concessional rates of taxes as prescribed under section 115 BAC, the following deductions or exemptions would not be allowed. Section 10(5) लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. लीव ट्रैवल कंसेशन मतलब 4 साल में 2 बार एम्प्लॉय को अपनी जर्नी के लिए जो ट्रैवल टिकट्स है उसका कॉस्ट जो एम्प्लॉयर बियर करता है उसके हाथ में एग्जेम्प्ट होता है. सेक्शन 10(13) है एचआरए का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. ये आपको याद करना पड़ेगा कि सेक्शन 115 BAC को अगर हम ऑप्ट करते हैं तो हमें कौन कौन से बेनिफिट नहीं मिलेंगे. सेक्शन 10(5) लीव ट्रैवल कंसेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. सेक्शन 10(13) है हाउस रेंट अलाउंस, इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. सेक्शन 10(14) exemption in respect of special allowances or benefit to meet expenses relating to duties or personal expenses other than those as may be prescribed for this purpose. हमने पढ़ लिए कौन कौन से बेनिफिट मिल जाएंगे. ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस. इसके अलावा जो अलाउंसेज है उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा. सेक्शन 10(17) डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस ऑफ एमपीज एंड एमएलएस, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को उनकी पोजीशन की वजह से डेली अलाउंस या कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है, वो नहीं मिलेगा. सेक्शन 10(32) एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पेरेंट. जब भी आप माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब करते हो तो आपको 1500 पर एनम का बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 10(32), वो आपको नहीं मिलेगा. सेक्शन 10(AA) टैक्स हॉलिडे फॉर यूनिट्स एस्टैब्लिश्ड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो आपने पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग के 5 साल 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स, अगले 5 साल 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, एंड अगले 5 साल ईयर्स 11 to 15 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स प्रोवाइडेड दे हैव बीन क्रेडिटेड, प्रोवाइडेड प्रॉफिट्स हैव बीन क्रेडिटेड टू SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट. नेक्स्ट सेक्शन 16(1)(a) आएगा यहाँ पे. सेक्शन 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर द एट सैलरी, जो 50,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी के टॉपिक में मिलती है वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. नेक्स्ट सेक्शन 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. सेक्शन 16(3) प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा. नेक्स्ट सेक्शन 24(b) इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जो सेक्शन 24(b) में आप इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करते हो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. रियलिटी में बोले तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और वाली कहानी एग्जैक्ट यहाँ पे ठीक होती है. लोअर स्लैब्स तो दे रहे हो बट इतने सारे बेनिफिट्स आप हमसे वापस छीन रहे हो. सेक्शन 32(1)(2)(a) एडिशनल डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. नेक्स्ट सेक्शन 35 में जो आपकी डोनेशंस हैं वो कोई भी डोनेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. 4 तरह की डोनेशन हम पढ़ते हैं ना. 35(1)(2) में आपने किसी कॉलेज या इन रिसर्च इंस्टीट्यूशन को दिया फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पसेस, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. 35(1)(3) में हम कहते हैं आपने डोनेशन दिया फॉर सोशल साइंस रिसर्च या फिर स्टैटिस्टिकल रिसर्च, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. 35(1)(2)(a) में इंडियन कंपनी ने बेनिफिट दिया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. एंड सेक्शन 35(2)(a) डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड नेशनल लेबोरेटरी, University, IIT, specified person for scientific research undertaken under an approved program, इन सब का बेनिफिट नहीं मिलेगा. नेक्स्ट सेक्शन 35(a)(d) इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस, इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. 35(a)(d) में आपने पढ़ा हुआ है ना, जो बिजनेस से जुड़ा हुआ जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो P&L में डायरेक्टली माइनस कर दो, वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे आपको. नेक्स्ट सेक्शन 35(CCC) डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन नोटिफाइड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट. 35(CCC) में हम कहते हैं कि अगर आपने एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के लिए कोई भी खर्चा किया है, लैंड और बिल्डिंग के अलावा कोई खर्चा है, तो पिछले साल तक उसका 150% बेनिफिट था, इस साल से उसका 100% बेनिफिट है, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा. नेक्स्ट सेक्शन 57(2)(a) डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन. फैमिली पेंशन के लिए हम कहते हैं कितनी डिडक्शन मिलेगी, 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन ऑफ 15,000 विच एवर इज लोअर.
कितनी आपको फैमिली पेंशन मिलेगी? 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और ₹15,000 whichever is lower, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन. नेक्स्ट सेक्शन 80C to 80U, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A. Other than employer's contribution towards NPS under section 80 CCD2 and deduction in respect of employment of new employees under section 80 JJAA. आप 80C to 80U में डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं ले सकते एक्सेप्ट टू बेनिफिट्स. आप 80C to 80U में डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं ले सकते एक्सेप्ट टू बेनिफिट्स. फर्स्ट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस अंडर सेक्शन 80 CCD2 एंड डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 80 JJAA. इन सब का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. Section 115 BAC2 provides that where an individual or HUF opts for concessional rates of tax as prescribed under Section 115 BAC, the following conditions need to be complied with. Condition number 1, non-availability of certain deductions or exemptions. कुछ एक specific list है, उसमें benefit नहीं मिलेंगे. जल्दी से एक बार देख लेते हैं. Leave travel concession नहीं मिलेगा. इसके बाद HRA का benefit नहीं मिलेगा. इसके बाद special जो आपके allowances हैं, allowances का benefit आपको नहीं मिलेगा, जो चाहे personal है चाहे official है, अपार्ट फ्रॉम 4 अलाउंसेस जो हमने पढ़े. सेक्शन 1017 डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस ऑफ एमपीज एंड एमएलएस. सेक्शन 1032 एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पेरेंट. एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पेरेंट. 1500 पर एनम का जो आपको सेक्शन 1032 में बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिलेगा. सेक्शन 10AA टैक्स हॉलिडे फॉर यूनिट्स एस्टैब्लिश्ड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन. जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यूनिट्स एस्टैब्लिश्ड है उसके लिए जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा. सेक्शन 16(1)A स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर द हेड सैलरी. सैलरी की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 की, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. सेक्शन 16(2) इज एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड सेक्शन 16(3) इज प्रोफेशनल टैक्स. इनका बेनिफिट नहीं मिलेगा. सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, बेनिफिट नहीं मिलेगा. सेक्शन 32(1)(2)A एडिशनल डेप्रिसिएशन. नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. 35 में जो 4 अलग अलग तरह की डोनेशन थी जिनके लिए बेनिफिट मिलता था वो नहीं मिलेगा. 35AD इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस. 35CCC डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन नोटिफाइड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट. फैमिली पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा अपार्ट फ्रॉम 2 डिडक्शंस. नंबर 1 80 CCD एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस एंड 80 JJAA एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज. कंडीशन नंबर 2, restriction on set off of certain losses. Condition number 2, restriction on set off of certain losses. While computing total income निकालते टाइम पे set off of any loss carried forward or depreciation from any earlier assessment year would not be allowed if such loss or depreciation is attributable to any of the deductions referred to in the list of ineligible deductions और एग्जेम्पशन स्पेसिफाइड अबव. जब आप टोटल इनकम निकालोगे, कोई भी आपका लॉस है जो आपने पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड किया है या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है पहले वाले सालों से बिकॉज ऑफ डिडक्शंस अंडर दीज सेक्शंस, तो फिर उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. एग्जांपल देना सर. मानो कल को आपके पास आप एक स्पेसिफाइड बिजनेस चलाते हो, सेक्शन 35AD वाला, और स्पेसिफाइड बिजनेस से आपके पास 40 लाख का लॉस है. तो उस 40 लाख का लॉस इसलिए बिकॉज आपने 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर P&L में डेबिट कर लिया था, तो उस 40 लाख के लॉस का आपको करंट ईयर में एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा. While computing total income, set off of any loss carried forward or depreciation from any earlier assessment year would not be allowed if such loss or depreciation is attributable to any of the deductions referred to in the list of ineligible deductions or exemptions specified above. Moreover, while computing total income, set off of any loss under the head house property with any other head of income would not be allowed. जब आप टोटल इनकम निकालोगे तो हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो लॉस है उसे किसी और इनकम के अगेंस्ट आप एडजस्ट नहीं कर सकते. इन अदर वर्ड्स, जो डिडक्शंस या एग्जेम्पशन सेक्शन 115 BAC में अलाउड नहीं है, अगर उन्हीं डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस की वजह से कोई भी आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है या आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो उस ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस या ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को आप एडजस्ट नहीं कर सकते. और हाउस प्रॉपर्टी हेड में कल को आपके पास लॉस आया तो उसे किसी और इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते.
कंडीशन नंबर 1, आपके पास कंडीशन नंबर 1 बताएगा कि बहुत सारे आपके पास एग्जेम्पशंस हैं और बहुत सारी आपके पास डिडक्शंस हैं, बहुत सारी आपके पास एग्जेम्पशंस हैं और बहुत सारी आपके पास डिडक्शंस हैं। उन एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। कंडीशन नंबर 2, रिस्ट्रिक्शन ऑन सेट ऑफ सर्टेन लॉसेस। ये जो आपको लिस्ट दी गई है, जो डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस आपको अवेलेबल नहीं है, उस लिस्ट के अगेंस्ट आपके पास उस लिस्ट में से जो भी एक्सपेंडिचर हैं उनकी वजह से अगर आपके पास कोई ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है या ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो उस ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस और ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो किसी और इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। कंडीशन नंबर 3, डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए तो हम पढ़ के आए गए हैं कि 115 बीएससी में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 इज टू बी डिटरमिन्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जो आपने सीखा हुआ है। डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ब्लॉक ऑफ असेट एंटाइटल्ड टू मोर देन 40% वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 40% ऑन द डब्ल्यूडीवी ऑफ सच ब्लॉक ऑफ असेट्स। आपको पता ही है कि पहले कुछ टाइम से इनकम टैक्स में मैक्सिमम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40% चली गए। However, additional depreciation under section 32(1)(2)(a) would not be allowed. ठीक है। Next, in case of an individual or HUF opting for section 115 BAC, total income should be computed without set-off of any loss brought forward or depreciation from any earlier assessment year, where such loss or depreciation is attributable to any of the ineligible deductions or exemptions specified above. In case of an individual or HUF opting for section 115 BAC, total income should be computed without set-off of any loss brought forward or depreciation from any earlier assessment year, where such loss or depreciation is attributable to any of the ineligible deductions or exemptions specified above. Such loss and depreciation would be deemed to have been already given effect to, and no further deduction for such loss or depreciation shall be allowed for any subsequent year. In case of an individual or HUF opting for section 115 BAC, total income should be computed without set-off of any loss brought forward or depreciation from any earlier assessment year, where such loss or depreciation is attributable to any of the ineligible deductions or exemptions specified above. Such loss and depreciation would be deemed to have been given already effect to, and no further deduction for such loss or depreciation shall be allowed for any subsequent year. अगर मानो आपने सेक्शन 115 बीएससी को ऑप्ट किया और जो ये लिस्ट आपके पास अवेलेबल है एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस की, इसकी वजह से जो आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है या ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, उसका आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा और मान लिया जाएगा वो एडजस्ट हो चुका है। आगे, where there is a depreciation allowance in respect of a block of asset from an earlier assessment year attributable to additional depreciation under section 32(1)(2)(a), which has not been given full effect to prior to previous year 2021 and which is not allowed to be set off in previous year 2021 due to exercise of option under section 115 BAC from that year, corresponding adjustment shall be made to WDV of such block of asset as on 1st April 2020 in the prescribed manner. That is, the WDV as on 1st April 2020 will be increased by the unabsorbed additional depreciation not allowed to be set off. Example, let us consider the case of Mr. X, who carries on the business of manufacturing of steel. He has unabsorbed depreciation as on 1st April 2020, which includes amount attributable to additional depreciation under section 32(1)(2)(a) of previous year 1920 or any earlier previous year in respect of block of plant and machinery. He has unabsorbed depreciation as on 1st April 2020, which includes amount attributable to additional depreciation under section 32(1)(2)(a) of previous year 1920 or any earlier previous year in respect of block of plant and machinery. If he opts for section 115 BAC or for previous year 2021 relevant to assessment year 21-22, the amount so attributable to additional depreciation of earlier years remaining unabsorbed as on 1/4/2020 would not be eligible for set off against current year income.
Accordingly, the WDV of the block as on 1st April 2020 has to be increased by the said amount not allowed to be set off. एग्जाम्पल समझ लो, मानो आपके पास WDV as on 31st March 2020 is 15 lakhs. 1 लाख का एडिशनल डेप्रिसिएशन है जो एडजस्ट नहीं हो पाया. 1 लाख का एडिशनल डेप्रिसिएशन है जो एडजस्ट नहीं हो पाया. WDV एज ऑन 31st March 2020 15 लाख है. 1 लाख का एडिशनल डेप्रिसिएशन है जो एडजस्ट नहीं हो पाया. अब जब आप करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर 2021 में, अगर आप सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट करते हो, प्रीवियस ईयर 2021 में अगर आप सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट करते हो तो क्या होगा? सेक्शन 115 BAC को अगर आपने ऑप्ट किया तो फिर अब आप इस एडिशनल डेप्रिसिएशन के बेनिफिट को नहीं ले सकते. तो गवर्नमेंट ने कहा हम आपकी WDV जो है ना, उस WDV को हम आपके लिए 31/2020 की जो WDV है उसमें आप 1 लाख का, उसमें आप 1 लाख का एडिशनल डेप्रिसिएशन ऐड कर देना. 15 लाख प्लस 1 लाख 16 लाख. यही चीज यहां लिखी है. WDV as on 1st April 2020 will be increased by the unabsorbed additional depreciation not allowed to be set off. Example, let us consider the case of Mr. X who carries on the business and manufacturing of steel. उसके पास 1 अप्रैल 2020 को अनएब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन है. अगर वो प्रीवियस ईयर 2021 में सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट करता है तो जो अनएब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन है उसका आपको सेट ऑफ नहीं मिल पाएगा. अकॉर्डिंगली आपकी WDV क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. क्वेश्चंस पे आओ. आगे इसी में क्वेश्चन है. मिस पूर्वी एजेड 55 years इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस. शी मेंटेन्स हर अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस. वो अपने अकाउंट्स को कैश बेसिस पे मेंटेन करती है. हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 रीड्स एज फॉलोज. मिस पूर्वी एजेड 55 years इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस. वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस पे मेंटेन करती है? वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैश बेसिस पे मेंटेन करती है. ये याद रखना. ठीक है, क्रेडिट साइड से उठाते हैं. फीस अर्न्ड. फीस अर्न्ड ऑडिट से आपने 27,88,000 कमाया, PGBP की इनकम है. टैक्सेशन कंसल्टेंसी से 15,40,300 ये आपने कमाया. कंसल्टेंसी से आपने 12,70,000 कमाया. तो 27,88,000 प्लस 15,40,300 प्लस 12,70,000 टोटल मिला के आया 55,98,300. Dividend received on 30th April 2020 on shares of X Limited and Indian company gross. तो 10,524 का आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है जो ग्रॉस अमाउंट है. तो सबसे पहले डिविडेंड PGBP से तो हटेगा. डिविडेंड PGBP से तो हटेगा और अदर सोर्सेज में जाके ऐड होएगा. डिविडेंड PGBP से हटेगा और अदर सोर्सेज में जाके ऐड होएगा. 10524 ऐड होगा. और इस पे देखो डिविडेंड पे आपको पता है आज की डेट में सेक्शन 194 है. 194 पे 10% के हिसाब से TDS कटेगा. बाई 10% बिकॉज 30 अप्रैल 2020 को मिल गए तो 14 मई 2020 से पहले है तो 10% का TDS कट के आएगा. ठीक है. इनकम फ्रॉम UTI ग्रॉस रिसीव्ड ऑन 25th April 2020 सेम एडजस्टमेंट. 7600 जो है वो PGBP में आपका ऐड हो, एक माइनस होगा और अदर सोर्सेज में जाके आपका क्या होगा? अदर सोर्सेज में जाके आपका ऐड होएगा. इस पे आपका सेक्शन 194K के हिसाब से आपका 10% का TDS कटेगा. नेक्स्ट, honorarium received from various institutions for valuation of answer papers. Honorarium received from various institutions for valuation of answer papers.
15,800, ये 15,800 आपका वंस अगेन पीजीबीपी से हटेगा और ये कहाँ जाएगा, अदर सोर्सेज में जाके ऐड होएगा। नेक्स्ट, रेंट रिसीव फ्रॉम रेजिडेंशियल फ्लैट लेट आउट 85,600, ये आपका पीजीबीपी से माइनस होगा और ये हाउस प्रॉपर्टी में भी लेके जाया जाएगा। अगर क्वेश्चन में फेयर रेंट, म्यूनिसिपल रेंट या स्टैंडर्ड रेंट कुछ भी नहीं है तो 85,600 को ही जीएवी मान लिया जाएगा और क्रेडिट साइड पे कोई आइटम नहीं है। डेबिट साइड, सैलरी टू स्टाफ 15,50,000 बिजनेस का खर्चा है। स्टाइपेंड टू आर्टिकल असिस्टेंट्स 1,37,000, इंसेंटिव टू आर्टिकल्ड असिस्टेंट 13,000, ऑफिस रेंट 12,24,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 12,22,000, मीटिंग सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस 31,600, परचेज ऑफ कार फॉर ऑफिशियल यूज, आपने कार ऑफिशियल यूज के लिए खरीदी है 80,000, 80,000 के लिए अगर आपने 80,000 की आपने गाड़ी खरीदी है तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है और इस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपको डिप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट, रिपेयर मेंटेनेंस एंड पेट्रोल ऑफ कार, रिपेयर मेंटेनेंस एंड पेट्रोल ऑफ कार ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 5,25,000 ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 3,000 है तो ये यहाँ पे पीजीबीपी में एड बैक होगा और ये आपका हाउस प्रॉपर्टी में जाके माइनस होगा, ठीक है। अलाउेबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार इज 15%, मोटर कार पे आप 15% का डेप्रिसिएशन ले सकते हो। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा मोटर कार कब पुट टू यूज हुई है तो आप ये मान लीजिएगा मोटर कार करंट ईयर में पुट टू यूज हुई है 180 डेज या उससे ज्यादा और आप फुल रेट पे डेप्रिसिएशन अलाउ कर सकते हो। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स रिसीव फ्रॉम क्लाइंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन इज 10,500, आपको क्लाइंट से 10,500 के बेनिफिट्स मिले प्रोफेशन के दौरान तो ये 10,500 आपके लिए पीजीबीपी इनकम है। नेक्स्ट, incentive to articled assistants represent amount paid to 2 articled assistants for passing IPCC examination at first attempt. Incentive to articled assistants represent amount paid to 2 articled assistants for passing IPCC examination at first attempt. भाई सीधी सी बात है, IPCC के एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए इसलिए आपने कुछ उनको इंसेंटिव दिया, वो नॉर्मल बिजनेस खर्चा है। Repairs and maintenance of car include rupees 2,000 for the period from 1st October 2020 to 30th September 2021. रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए आपने 2,000 रुपए का खर्चा किया है। ये 2,000 का खर्चा कितना टाइम कवर करता है, 1 अक्टूबर 2020 से 30 सितंबर 2021, मतलब 6 महीने इसमें रिलेट करते हैं प्रीवियस ईयर 20-21 को और 6 महीने इसमें रिलेट करते हैं प्रीवियस ईयर 21-22 को। 6 महीने रिलेट करते हैं 20-21 को और 6 महीने रिलेट करते हैं प्रीवियस ईयर 21-22 को, ठीक बात है। 6 months relate to previous year 2021 and 6 months relate to previous year 21-22. 6 months relate to previous year 2021, 6 months relate to previous year 2022. बट पता बात क्या है, मुझे ना इधर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन में सीधा लिखा हुआ है दैट द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ऑन कैश बेसिस। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं वो कैश बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं। तो जब कैश बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाओगे तो ये खर्चा आपका पूरा माइनस हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये सिर्फ 6 महीने इस साल को रिलेट करता है और 6 महीने अगले साल को रिलेट करता है। हैड द अकाउंट्स बीन प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, मैं 1,000 का रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर इस साल ऐड करता और 1,000 अगली बार माइनस करता। हैड the books of accounts been prepared on accrual basis, मैं 1,000 का खर्चा add back करता, but because the books of accounts are being maintained on cash basis मैं पूरा 2,000 का माइनस कर दूंगा। Next, salary include rupees 30,000 to a computer specialist in cash for assisting Miss Purvi in one professional assignment. Salary include rupees 30,000 to a computer specialist in cash for assisting Miss Purvi in one professional assignment. 30,000 की आप पेमेंट एक बार कैश में करोगे, 30,000 की पेमेंट आप एक बार कैश में करोगे तो ये जो 30,000 का एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएगा, वो 30,000 का एक्सपेंडिचर एड बैक हो जाएगा। 30,000 का एक्सपेंडिचर वो एड बैक हो जाएगा। नेक्स्ट, the traveling expenses include expenditure incurred on foreign tour of 32,000 which was within RBI norms. जो ये traveling expenses है 5,25,000 रुपए के,
इसमें लिखा गया है कि आपका खर्चा फॉरेन टूर पे 32,000 है, विच इज विद इन आरबीआई नॉर्म्स। भाई 32,000 का फॉरेन टूर का खर्चा आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से, तो 32,000 का एक्सपेंडिचर जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंडिचर है, और जब वो ऑलरेडी माइनस हो रखा है मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका ट्रैवलिंग का एक्सपेंडिचर है उसमें 32,000 फॉरेन टूर का खर्चा है जो आरबीआई ने अप्रूव कर दिया, आरबीआई नॉर्म्स के अंदर है। जब ये ऑलरेडी माइनस हो रखा है मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। Medical insurance premium on the health of dependent brother and major son dependent on her amounts to rupees 5,000 and rupees 10,000 respectively paid in cash. डिपेंडेंट ब्रदर पे 5,000 और मेजर सन पे 10,000 आपने इतना प्रीमियम पे किया है। नंबर 1 ब्रदर पे करते हो बेनिफिट नहीं मिलता, मेजर सन के लिए तो नहीं, डिपेंडेंट सन के लिए बेनिफिट मिलता है, इंडिपेंडेंट सन के लिए बेनिफिट नहीं मिलता है। बट द पॉइंट इज द अमाउंट इज बीइंग पेड इन कैश। तो सेक्शन 80D का यहाँ पे कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, बिकॉज 80D का एप्लीकेशन होने के लिए द अमाउंट शुड हैव बीन पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। 80D की यहाँ पे कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, बिकॉज 80D के लिए द अमाउंट शुड हैव बीन पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। नेक्स्ट, she invested an amount of rupees 10,000 in NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपने 10,000 का अमाउंट इन्वेस्ट किया। she invested an amount of rupees 10,000 in नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। 10,000 का पैसा आपने इन्वेस्ट किया है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे। नेक्स्ट, she has paid rupees 70,000 towards advance tax during previous year 2021। NSC में जो बेनिफिट है उसका ATC मिल जाएगा, 70,000 आपने एडवांस टैक्स दिया। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल ऑफ मिस पूर्वी फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। तो सेक्शन 115 BAC से भी यहाँ पे टैक्स निकाला होगा। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, पहले रेगुलर चीजों की बातें करते हैं जो आपको ऑलरेडी आती है। हाउस प्रॉपर्टी से आपको रेंट मिल रहा है 85,600 और आपका म्यूनिसिपल टैक्स प्रॉपर्टी के लिए है कितना? 3,000 और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो कैलकुलेटर उठाओ। 85,600 इज द GAV, 3,000 के म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करो तो आपके पास NAV आएगा 82,600। इसमें से आप 30% माइनस कर दो, 82,600 में से आप 30% माइनस कर दो तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम आएगी 57,280। आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम आएगी 57,820। वंस अगेन 85,600 माइनस 3,000, 82,600, इसमें से आपने 30% माइनस कर दो, दिस इज 57,820 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद बारी आती है PGBP इनकम की, इसके बाद बारी आती है PGBP इनकम की। तो PGBP इनकम का जो नेट प्रॉफिट है 9,28,224 निकालते हैं। PGBP की इनकम 9,28,224। म्यूनिसिपल टैक्स 3,000 का ऐड होगा। इसके बाद गाड़ी का 80,000 का परचेज ऐड होगा और साथ के साथ गाड़ी पे 15% के हिसाब से आप डेप्रिसिएशन में माइनस कर लो तो 12,000 का गाड़ी का डेप्रिसिएशन माइनस होगा। वंस अगेन वी स्टार्टेड विथ 9,28,224, 9,28,224। फिर इसमें हमने 3,000 के म्यूनिसिपल टैक्स ऐड किए, ठीक है। फिर इसमें हमने गाड़ी की 80,000 की गाड़ी की परचेज वैल्यू ऐड की, जिसका 15% कितना है? 12,000 माइनस किया, 9,99,224। डेबिट साइड पे आपने कोई और खर्चा नहीं है जो आपको माइनस ऐड बैक करना है। क्रेडिट साइड की बात करूं तो डिविडेंड माइनस होगा 10524। इसके बाद आपकी यूटीआई से इनकम माइनस होगी 7600, आपका ऑनरेरियम माइनस होगा 15,800 और आपका रेंट माइनस होगा 85,600। तो आपकी जो पीजीबीपी की इनकम आएगी, फिर इसमें और क्या ऐड होगा, फिर नीचे यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। आपका 10,500 रुपये, 10,500 रुपये जो आर्टिकल को बेनिफिट, आपको बेनिफिट्स मिले क्लाइंट से, वो ऐड होंगे और 30,000 रुपये का आपकी सैलरी है वो ऐड होगी। तो आपकी टोटल इनकम आएगी 9,20,200। एक तो ये वाला पॉइंट ऐड होगा, ये पीजीबीपी इनकम है, और ये वाला खर्चा जो है वो इनएलिजिबल खर्चा है, ये भी ऐड होगा। लेट अस स्टार्ट अगेन। 9,28,224 में 3,000 का म्यूनिसिपल टैक्स ऐड होगा। इसके बाद 80,000 की गाड़ी ऐड होगी, गाड़ी पे 12,000 का डेप्रिसिएशन माइनस होगा। इसके बाद क्रेडिट साइड से आपका 10,524 का डिविडेंड हटेगा। इसके बाद 7,600 का यूटीआई से अमाउंट हटेगा, 15,800 का आपका ऑनरेरियम हटेगा, 85,600 का रेंट हटेगा,
प्लस 30,000 रुपये, और इसके बाद आपके 10,500 के जो क्लाइंट से बेनिफिट आए हैं वो ऐड होंगे, तो ये है 9,20,200। अदर सोर्सेज की इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम कितनी? आपको जो डिविडेंड मिला है 10,524 मिला है, ठीक है। यूटीआई से जो इनकम मिली है वो 7,600 मिली है, और ऑनरेरियम आपको जो मिला है वो 15,800 मिला है। वंस अगेन 10,524 आपकी कंपनी से डिविडेंड की इनकम है, 7,600 आपकी यूटीआई की इनकम है, 15,800 आपका ऑनरेरियम है। तो ये टोटल कितना है? 33,924, 33,924। 57,820 प्लस 9,20,200 प्लस 33,924, टोटल मिला के आपके पास आया 10,11,944। ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है। डिडक्शन आपको 80D में तो मिलेगा नहीं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 80C में डिडक्शन अवेलेबल है 10,000 का, तो आपकी टोटल इनकम आ गई 10,01,944। 10,01,944 की आपकी टोटल इनकम है। सेक्शन 288A के हिसाब से मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूं, 10,01,940। टैक्स निकालना है तो 10 लाख के ऊपर कितना अमाउंट है? 10,01,940, इसमें से 10 लाख हटा देते हैं, बचता है 1,940। इसको आप 30% से मल्टीप्लाई करो और 1,12,500 ऐड कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 1,13,080 प्लस 4% ऐड कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 1,17,605, 1,17,605। इसमें आप एडवांस टैक्स माइनस करोगे 70,000 का, इसके बाद आप इसमें से माइनस करोगे, डिविडेंड 1052 का, और आप यूटीआई की इनकम माइनस करोगे 760 की। 1052 आपका डिविडेंड माइनस होगा और 760 आपका ये माइनस होगा, तो आपका टैक्स पेबल इतना आएगा 45,790। डन। दिस इज एज पर द रेगुलर कोर्स। अब बात करते हैं एज पर सेक्शन 115 BAC। यार सेक्शन 115 BAC में बिजनेस के जो खर्चे मना किए थे उनमें से तो कुछ यहाँ पे खास है ही नहीं। नॉर्मल डेप्रिसिएशन है, एडिशनल डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं, हाउस प्रॉपर्टी का 24B भी नहीं है, सैलरी की इनकम भी नहीं है। यहां पे बस एक चीज है जो शायद सेक्शन 115 BAC मना करता है, वो है NS डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। तो आपने 80C में जो 10,000 का बेनिफिट माइनस किया हुआ है, ये 10,000 का बेनिफिट माइनस करना अलाउड नहीं है, तो फिर आपकी जो 10,11,940 है वो आपकी इनकम आएगी अगर आपने सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट किया है। So, profit and gains from business and profession and income from other sources, income under the head house property, PGBP income and income from other sources would remain the same even if Ms. Purvi opts for special provisions under section 115 BAC, since deduction claimed by her under these heads is allowable even under section 115 BAC. House property income, PGBP income, other sources income would remain the same even if Ms. Purvi opts for special provisions under section 115 BAC, since deduction claimed by her under these heads is allowable under section 115 BAC. बट डिडक्शन अलाउड नहीं है, तो आपकी टोटल इनकम 10,11,940 आएगी। अब नया स्लैब लगाना सीखते हैं। जो कंसेशनल रेट है, स्टार्टिंग के 2.5 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं है, अगले 2.5 लाख पे आपका टैक्स 5% के हिसाब से आएगा 12,500, अगले 2.5 लाख पे आपका टैक्स 10% के हिसाब से आएगा 25,000, अगले 2.5 लाख पे, पहले 2.5 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं है, अगले 2.5 लाख पे 5% के हिसाब से 12,500, अगले 2.5 लाख पे 10% के हिसाब से 25,000, अगले 2.5 लाख पे 15% के हिसाब से 37,500। 10 लाख से ऊपर कितना है? नेक्स्ट 11,940, और 11,940 इंटू 20%, दिस इज 2388। तो ये कितना आएगा? 12,500 प्लस 25 प्लस 37,500 प्लस 2388, ये आपके पास आएगा 77,388। एड 4% सेसेस, ये आएगा आपके पास 3095.52। आपका ये आएगा 80,484। 70,000 का आप एडवांस टैक्स दे चुके हो,
1052 एंड 760 आपके डिविडेंड और यूटीआई पे जो आपका टीडीएस कटा है वो है, तो आपका टैक्स पेबल आएगा 8670. Since tax payable as per the provisions of section 115 BAC is lower than the tax payable under regular provisions of the Income Tax Act 1961, it would be beneficial for Ms. Purvi to opt for section 115 BAC. Done? एक और क्वेश्चन देखते हैं. टोटल 3 क्वेश्चन आईसीआई ने डाले हुए. आपको पूरा आंसर डिटेल में पढ़ना हो आप पढ़ सकते हो. यहां से मैंने वैसे डिस्कस आपके साथ एक एक पॉइंट कर लिया है. आगे ये बात. From the following details, compute the total income and tax liability of Siddhant aged 31 years of Delhi, both as per the regular provisions of the Income Tax Act 1961 and as per section 115 BAC for assessment year 21-22. From the following details, compute the total income and tax liability of Siddhant aged 31 years of Delhi, both as per the regular provisions of the Income Tax Act 1961 and as per section 115 BAC for assessment year 21-22. Advise Mr. Siddhant whether he would opt for section 115 BAC. From the following details, compute the total income and tax liability of Siddhant aged 31 years of both Delhi, both as per the regular provisions of the Income Tax Act 1961 and as per section 115 BAC. Advise Mr. Siddhant whether he would opt for section 115 BAC. ठीक है. सैलरी इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस 3,35,000, बोनस 11,000. ठीक है. सैलरी ऑफ सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर 12,000, रेंट पेड बाय सिद्धांत फॉर हिज अकोमोडेशन 49,600, बिल्स पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट एट द अबव फ्लैट 11,000. Siddhant purchased a flat in a cooperative housing society in Delhi for rupees 4,75,000 in April 2014, which was financed by a loan from Life Insurance Corporation of India of rupees 1,60,000 at 15% interest, his own savings of rupees 65,000 and a deposit from a nationalized bank of rupees 2,50,000 to whom this flat was given on lease for 10 years. 4,75,000 जो है इसमें से 1,60,000 15% इंटरेस्ट पे आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है. हिज ओन सेविंग 65,000 एंड अ डिपॉजिट फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर रुपीज 2,50,000 टू whom this flat was given on lease for 10 years. The rent payable by the bank was rupees 3,500 per month. The following particulars are relevant. Municipal taxes paid by Mr. Siddhant 4,300 per annum. House insurance 860. He earned 2,700 in share speculation business and lost 4,200 in cotton speculation business. In the year 15-16, he had gifted rupees 30,000 to his wife and rupees 20,000 to his son who was aged 11. The gifted amounts were advanced to Mr. Rajesh who was paying interest at 19% per annum. Siddhant received a gift of rupees 30,000 each from 4 friends. He contributed 50,000 to PPF. पहले let us go by the regular course. Salary including dearness allowance fully taxable. Bonus 11,000 fully taxable. Salary of servant provided by the employer fully taxable. Rent paid by Siddhant for his accommodation. ये तो आपने पैसा पे किया है, कोई इनकम तो है नहीं. Rent bills paid by the employer for gas, electricity and water provided free of cost at the above flat taxable. तो सैलरी में 3,35,000 प्लस 11,000 प्लस 12,000 प्लस 11,000 3,69,000. इसमें से 50,000 रुपए आप माइनस कर दो 3,19,000. 3,35,000 प्लस 11,000 प्लस 12,000 प्लस 11,000 माइनस 50,000. 3,19,000 जो है वो आपकी सैलरी की इनकम मानी जाएगी. 3,19,000 is your salary income. Next, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम. हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपने रेंट जो पे किया है वो 35, आपको जो रेंट मिल रहा है वो 3,500 पर मंथ है. तो 3,500 into 12, this comes out to rupees 42,000. In the absence of any information, about fair rent, municipal rent and standard rent, actual rent received receivable is being taken as GAV. तो GAV 42,000 minus municipal taxes 4,300. तो ये आपके पास NAV आएगा 37,700.
माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 37,700 का 30% विल बी रुपीज 11,310 एंड सेक्शन 24B 1,60,000 का आपका लोन है 15% इंटरेस्ट पे 1,60,000 इंटू 15% 24,000 तो 37,700 माइनस 11,310 माइनस 24,000 तो हाउस प्रॉपर्टी की आपकी इनकम आ रही है 2390 अंडर रेगुलर मेथड। तो ये देख लो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो आपकी आ रखी है वो 2390 है। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं बिजनेस की। तो अच्छा एक चीज और है यार, इसका दिल्ली में घर है और ये दिल्ली से ही बिलोंग करता है। इसने खुद का घर किराए पे दिया हुआ है और ये खुद किराए का घर लेके रह रहा है। सुनना, ये खुद किराए के घर में रहता है दिल्ली में और दिल्ली में ही इसका खुद का घर है और वो इसने किराए पे चढ़ाया हुआ है। इसको सेक्शन 80GG का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर इसका खुद का घर कहीं और होता तो इसे सेक्शन 80GG का बेनिफिट मिल जाता है। 80GG क्या कहता है कि अगर आप किराए के घर पे रह गए हो और जिस जगह पे आपने घर किराए पे लिया हुआ है उस जगह पे आपके नाम पे, आपकी स्पाउस के नाम पे, माइनर चाइल्ड के नाम पे या HF के नाम पे कोई और घर नहीं होना चाहिए। किसी और जगह घर हो सकता है लेकिन वो लेट आउट होना चाहिए, वेकेंट होना चाहिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे सेक्शन लग ही नहीं पाएगा बिकॉज मैं दिल्ली में ही किराए पे घर लेके रह रहा हूँ और दिल्ली में ही मेरा घर किराए पे मैंने दिया हुआ है। तो 80GG यहाँ पॉसिबल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, he earned 2,700 in share speculation business and lost 4,200 in cotton speculation business. He earned 2,700 in share speculation business and 4,200 in cotton speculation business. 4,200 अगर आपका लॉस है और 2,700 रुपये आपकी इसमें इनकम है तो मैंने 2,700 रुपये 4,200 के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दिया और जो 1,500 का लॉस बचा वो मेरे को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। जो 1,500 का लॉस है, नेट लॉस, वो मेरे को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा और मेरी बाहर कोई इनकम नहीं है। अब बारी आई अदर सोर्सेस की। He had gifted rupees 30,000 to his wife and 20,000 to his son who was aged 11. The gifted amounts were advanced to Mr. Rajesh who was paying interest at 19% per annum. तो 30,000 into 19%, ये 5,700 है। ये 5,700 आपके हाथ में क्लब हो जाएगा एज पर सेक्शन 64(1) क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस एंड 20,000 इंटू 19%, ये आपका अमाउंट आएगा 3,800। ये 3,800 क्लब होगा सेक्शन 64(1) के हिसाब से क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड, लेकिन आप 1,500 का एग्जेम्पशन देंगे अंडर सेक्शन 1032 तो आपके पास ये आएगा 2,300 रुपये। 3,800 माइनस 1,500 2,300 रुपये। नेक्स्ट, सिद्धांत रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑफ रुपीज 30,000 ईच फॉर 4 फ्रेंड्स। तो जो गिफ्ट है ना वो गिफ्ट टोटल आपका 1,20,000 आएगा। एंड लास्ट ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000 टू PPF, 50,000 PPF में कॉन्ट्रीब्यूट हुए हैं। सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 3,800 माइनर की इनकम, 1,500 की एग्जेम्पशन 2,300 रुपये। इनकम वाइफ की इनकम 64(1) के हिसाब से जो क्लब हुई है, ग्रॉस टोटल इनकम 1,20,000। इन तीनों को अगर मैं मिलाऊं 2,300 प्लस 5,700 प्लस 1,20,000, 1,28,000। ग्रॉस टोटल इनकम इनकी 4,49,390 है और इसमें से डिडक्शन मिलेगा कंट्रीब्यूशन टू PPF। कितने का डिडक्शन मिलेगा आपको? आपको डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपीज़ का। तो 50,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिलेगा और आपकी टोटल इनकम है 3,99,390। दिस इज योर टोटल इनकम। डन। रेगुलर कोर्स में अगर आप हो 3,99,390 तो इस पे आपका टैक्स कितना बनेगा? स्टार्टिंग के 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। बैलेंस आपका 1,49,390 है, उस पे 5% के हिसाब से आपका टैक्स बनेगा 7,470। रिबेट का बेनिफिट ले लो, आपकी टैक्स लाइबिलिटी नील रहेगी बिकॉज आपकी टोटल इनकम 5 लाख के अंदर है। नेक्स्ट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट अगर हमने सेक्शन 115 BSc ऑप्ट किया होता तो क्या चेंज होता। अगर मैंने सेक्शन 115 BSc ऑप्ट किया होता तो मेरे को ये 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती। मेरी जो सैलरी इनकम है वो सैलरी इनकम आती 3,69,000। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम सेक्शन 115 BSc को ऑप्ट करते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या रहेगी?
हाउस प्रॉपर्टी की जीएवी वैसे ही निकलेगी, म्यूनिसिपल टैक्स वैसे ही माइनस होगा, एनएवी भी सेम आएगी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A भी आएगा और 24B भी आएगा। सर आपने तो कहा था 24B का डिडक्शन नहीं मिलता। 24B का डिडक्शन नहीं मिलता अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। 24B का डिडक्शन नहीं मिलता अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 24B, इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ओवर हेयर माई प्रॉपर्टी इज लेट आउट, यहां पे मेरी जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी लेट आउट है, तो लेट आउट प्रॉपर्टी में मैं सेक्शन 24B का डिडक्शन ले सकता हूं। लेट आउट प्रॉपर्टी जो है, लेट आउट प्रॉपर्टी में मैं हाउस 24B का डिडक्शन ले सकता हूं। तो जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है ना, वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम 2390 रहेगी सेम। इसके बाद जो आपका बिजनेस का, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का जो लॉस है, जो इनकम है, उसके पर्टिकुलर सेम रहेंगे। बात करते हैं अदर सोर्सेस की, तो यार आप ये 1032 की एग्जेम्पशन नहीं ले सकते। अगर आप सेक्शन 115 बीएससी को ऑप्ट करते हो तो आप सेक्शन 1032 की इनका एग्जेम्पशन नहीं ले सकते 1500 की। तो ये 3800 है, ये 5700 है और ये 1,20,000 है। 3800 प्लस 5700 प्लस 1,20,000, 1,29,500, 1,29,500 ये आपके अदर सोर्सेज की इनकम आएगी। तो आपकी सैलरी की जो इनकम है वो 3,69,000 आएगी, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो 2390 आएगी और आपके अदर सोर्सेज की इनकम 1,29,500 आएगी। और साथ की साथ आपको डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब आपको डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आपकी जो टोटल इनकम है, सैलरी इनकम 3,69,000, हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो आपकी है 2390 और आपके अदर सोर्सेज की इनकम है, आपके अदर सोर्सेज की इनकम है 1,29,500। तो 3,69,000 प्लस 2390 प्लस 1,29,500, दिस इज 5,08,90, 5,08,90। जब आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग के 2.5 लाख कोई भी टैक्स नहीं है, अगले 2.5 लाख 5% के हिसाब से आपका आंसर आएगा 12,500 एंड एक्स्ट्रा 890, 10% के हिसाब से आएगा 89, 12,589 प्लस इस पे 4% के आपके सेसेस, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी आएगी 13,090। तो नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से आपकी टैक्स लाइबिलिटी नील थी और आपके इन प्रोविजंस के हिसाब से आपकी लाइबिलिटी 13,090 थी। तो समझदारी किसमें, सिंस मिस्टर सिद्धांत इज नॉट लाइबल टू पे एनी टैक्स एज पर द रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर हिम टू नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BSc फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। डन। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है और इसमें AMT साथ में जुड़ा हुआ है, बड़ा सही क्वेश्चन है, देखते हैं। Mr. X, an individual set up a unit in special economic zone in financial year 16-17 for production of washing machines. Mr. X, an individual set up a unit in special economic zone in financial year 16-17 for production of washing machines. The unit fulfills all the conditions of section 10AA of the Income Tax Act 1961. During financial year 1920, he has also set up a warehousing facility in a district of Tamil Nadu for storage of agricultural produce. It fulfills all the conditions of section 35AD. तो यहाँ पे 2 सेक्शंस के बारे में बात हो रही है। मिस्टर एक्स ने एक यूनिट लगाई है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन फाइनेंशियल ईयर 16-17 फॉर प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग हाउसेज, वॉशिंग मशीन्स। तो सेक्शन 10AA है और सेक्शन 10AA जो आपका है, यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा और बेनिफिट कितने साल के लिए मिलता है वो आपको पता है, 15 साल के लिए बेनिफिट मिलता है आपको। स्टार्टिंग के 5 साल 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। फाइनेंशियल ईयर 2021 जो है ना वो आपका 5th ईयर ही आएगा। 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 स्टार्टिंग के 5 इयर्स में से एक है, स्टार्टिंग के 5 इयर्स में से एक है। फाइनेंशियल ईयर 20-21 स्टार्टिंग के 5 साल। During financial year 1920, he has also set up a warehousing facility in a district of Tamil Nadu for storage of agricultural produce. It fulfills all the conditions of section 35AD. Capital expenditure in respect of warehouses amounted to rupees 75 lakhs, including cost of land 10 lakhs.
The warehouse became operational with effect from 1st April 2020 and the expenditure of rupees 75 lakhs was capitalized in the books on that date. The relevant details of financial year 2021 are as follows. Profit of unit located in SEZ 40 lakhs, export sales of above unit 80 lakhs, domestic sales of above unit 20 lakh, profit from operation of warehousing facility before considering deduction under section 35AD 1 crore 5 lakhs. Compute income tax including AMT under section 115 JC liability of Mr. X for assessment year 21-22 both as per regular provisions of the Income Tax Act and as per section 115 BAC for assessment year 21-22. Advise Mr. X whether he should opt for section 115 BAC. ठीक है जी. सबसे पहले नॉर्मल प्रोविजंस की बात करते हैं. नॉर्मल प्रोविजंस में आप कहोगे SEZ यूनिट से आपको 40 लाख के टोटल प्रॉफिट्स हैं. SEZ यूनिट से आपके पास टोटल प्रॉफिट्स 40 लाख रुपए के हैं. इसके बाद आपके एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स कितने हैं? इसके बाद आपके एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स कितने हैं? एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 40 लाख इंटू 80 लाख अपॉन में 1 करोड़. ये आपके पास आएगा 32 लाख. आपके एक्सपोर्ट सेल कितनी है? 80 लाख. आपकी टोटल सेल कितनी है? 1 करोड़. तो 40 लाख इंटू 80 लाख अपॉन में 1 करोड़ आपके एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स आएंगे 32 लाख. और क्योंकि आपके स्टार्टिंग के 5 साल हैं तो आप 32 लाख का बेनिफिट ले सकते हो अंडर सेक्शन 10AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. तो SEZ यूनिट से जो आपके प्रॉफिट आ गए वो 8 लाख कितने रहेंगे? वो 8 लाख टैक्सेबल रहेंगे. SEZ यूनिट से आपके पास जो प्रॉफिट आ गए हैं वो प्रॉफिट इफेक्टिवली कितने रहेंगे? 8 लाख रहेंगे. Profit from operation of warehousing facility before considering deduction under section 35AD 1 करोड़ 5 लाख. ठीक है. और जो सेक्शन 35AD है ना उसमें आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है 75 लाख का जिसमें से लैंड की कॉस्ट है 10 लाख. तो 1 करोड़ 5 लाख से आप 10 लाख अमाउंट माइनस करोगे तो आपका 60 लाख है. तो 1 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ 5 लाख 65 लाख 40 लाख आपकी इनकम टैक्सेबल है. तो रेगुलर तरीके से जाएं तो SEZ यूनिट की बिजनेस इनकम जो टैक्सेबल है वो 8 लाख है और बिजनेस इनकम ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी चार्जेबल टू टैक्स 40 लाख है. आपकी टोटल इनकम 48 लाख है. आपकी टोटल इनकम 48 लाख है. जब टोटल इनकम आपकी 48 लाख है तो टैक्स कैसे निकालोगे? नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से 48 लाख माइनस 10 लाख 48 लाख माइनस 10 लाख तो 38 लाख इंटू 30% प्लस 1,12,500 ये आपका आएगा 12,52,500 इंटू 4% प्लस इक्वल टू तो ये आपके पास आएगा 13,02,600 रेगुलर तरीके से. अब रेगुलर तरीके से AMT की बात करते हैं तो यार 48 लाख की आपकी इनकम है. इसमें से आप 32 लाख का ये अमाउंट ऐड कर दो और 65 लाख का ये अमाउंट ऐड कर दो. 32 लाख का ये अमाउंट ऐड कर दो और 65 लाख का ये अमाउंट ऐड कर दो. आई होप आपने AMT याद कर रखा होगा. मैं BMT नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे. अगर आपको दिक्कत है पहले आप AMT का प्रोविजन पढ़ लीजिएगा इस पर्टिकुलर पोर्शन को देखने से पहले. तो 48 लाख में से ऐड डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA प्लस ऐड डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD. तो 48 लाख प्लस 32 लाख प्लस 65 लाख 1 करोड़ 45 लाख. और इसमें से फिर आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे 65 लाख पे. बिल्डिंग है यहां लिखा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयर हाउस. तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन तो 65 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन 6,50,000. 48 लाख इसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA ऐड किया 32 लाख, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD ऐड किया और 6.5 लाख का डेप्रिसिएशन माइनस किया. तो जो आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम है ना वो आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 1,38,50,000 रुपए है. जो आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम है वो 1,38,50,000 रुपए है. इस 1,38,50,000 रुपए पे आपका AMT के हिसाब से टैक्स कितना बनेगा? 18.5% टैक्स बनेगा. और क्योंकि आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा है तो यहाँ पे सरचार्ज भी आएगा 15% का. तो 1,38,50,000 का 1,38,50,000 का 18.5% टू 25,62,250 प्लस 15% सरचार्ज प्लस 4% सेस. आपका AMT आता है 30,64,450. 30,64,450 ये आपकी AMT लाइबिलिटी आती है.
और आपकी रेगुलर लाइबिलिटी कितनी आती है? रेगुलर लाइबिलिटी हमने ऊपर निकाल ली है 13,02,600। तो आपको AMT का टैक्स पे करना पड़ेगा और आपका AMT क्रेडिट आ जाएगा जो आप फ्यूचर ईयर में इस्तेमाल कर सकते हो जब आपका रेगुलर टैक्स ज़्यादा है और AMT वाला टैक्स कम है। ये आपका आ जाएगा 17,61,850। Since the regular income tax payable is less than the alternate minimum tax payable, the adjusted total income shall be deemed to be the total income and tax is leviable at 18.5% plus surcharge at 15% and cess at 4%. Therefore, tax liability as per section 115 JC is rupees 30,64,450. अब सेक्शन 115 BAC की बात करते हैं। भाई सेक्शन 115 BAC के अंडर अगर आप ऑप्ट करते हो तो आप सेक्शन 10AA का बेनिफिट नहीं ले सकते। मोर ओवर 35 AD का बेनिफिट नहीं ले सकते, रेगुलर डेप्रिसिएशन ले सकते हो। तो यहां पे आपकी इनकम सेम ही आएगी 1,38,50,000 और इस पे फिर आप स्लैब लगाओगे। कैसे? 1,38,50,000 पे आप कहोगे स्टार्टिंग के 2.5 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं है, अगले 2.5 लाख पे 5% के हिसाब से आपका टैक्स आएगा 12,500, अगले 2.5 लाख पे आपका 10% के हिसाब से टैक्स आएगा 25, अगले 2.5 लाख पे 15% के हिसाब से आपका टैक्स आएगा 37,500, अगले 2.5 लाख पे आपका 5% के हिसाब से टैक्स आएगा 2.5 लाख पे 20% के हिसाब से आपका टैक्स आएगा 50, अगले 2.5 लाख पे 12.5 लाख से लेके 15 लाख पे 25% के हिसाब से आपका टैक्स आएगा 62,500 एंड ये क्या है 2.5 लाख टू 5 लाख, दिस इज 5 लाख टू 7.5 lakhs, this is 7.5 lakhs to 10 lakhs, 10 lakhs to 12.5 lakhs, 12.5 to 15 lakhs और आपने एक्स्ट्रा कितना कमाया? बैलेंस 1,38,50,000 माइनस 15 लाख, ये आपके पास आएगा 1,23,50,000। 1,23,50,000 का 30% 37,05,000, 37,05,000 कितना आया ये आपके पास आएगा 12,500 प्लस 25 प्लस 37,500 प्लस 50 प्लस 62,500 प्लस 37,500, 38,92,500। क्योंकि आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 15% का सरचार्ज प्लस 4% के सेसेस आपके पास फाइनल अमाउंट आएगा 46,55,430। तो सीधी सी बात है। और जब आप सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट करते हो AMT का लॉ लगता नहीं, अभी पढ़ाऊंगा ये वाली चीज़। 46,55,430 आपकी 115 BAC के हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू नॉट टू ऑप्ट फॉर 115 BAC। आप रेगुलर कोर्स में जाओ, वहाँ पे इस साल आपको AMT के हिसाब से 30,64,450 का टैक्स देना पड़ेगा और आपका AMT क्रेडिट आ जाएगा 17,61,850। डन। अब जो रिमेनिंग पोर्शंस हैं सेक्शन 115 BAC के वो क्लोज कर लेते हैं। प्रैक्टिकल हमने देख लिया, एक PGBP के साथ देख लिया, एक सैलरी के साथ देख लिया, एक AMT के साथ देख लिया। टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, आप 115 BAC को कब ऑप्ट कर सकते हो? द कंसेशनल रेट्स वुड बी एप्लीकेबल ओनली इफ ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। In case of an individual or HUF having no income from business or profession, in case of an individual or HUF having no income from business and profession, where such individual or HUF has no business income, the option has to be exercised along with the return of income to be furnished under section 139(1) for the concerned year. जिस पर्सन की कोई बिजनेस प्रोफेशन से इनकम नहीं है वो इसको कब ऑप्ट करेगा? Where such individual has no business income, the option has to be exercised along with the return of income to be furnished under section 139(1) for the concerned year. In effect, such individual or HUF can choose whether or not to exercise the option in each previous year. He may choose to exercise the option in 1 year and not to exercise the option in another year. जो पर्सन बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं कमाता वो कब इंटीमेट करेगा कि उसने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है? वो इसको तब इंटीमेट करेगा जब वो अपनी रिटर्न सबमिट करेगा।
वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपना ऑप्शन चेंज कर सकता है। नेक्स्ट, in case of an individual or HUF having income from business and profession, the option has to be exercised on or before the due date specified under section 139(1) for furnishing the return of income for previous year 2021 or any later year, and once such option is exercised, it would apply to subsequent assessment years. The option has to be exercised on or before the due date specified under section 139(1) for furnishing the return of income for previous year 2021, assessment year 21-22 or any later year, and once such option is exercised, it would apply to subsequent assessment year. The option can be withdrawn only once where it was exercised by the individual or HUF having business income. Thereafter, the individual or HUF shall never be eligible to exercise this option except where such individual or HUF ceases to have any business income, in which case option under 1 would be available. जो पर्सन बिजनेस या प्रोफेशन कैरी ऑन नहीं करता है, जिसकी पीजीबीपी से कोई भी इनकम नहीं है, वो रिटर्न के साथ बता सकता है कि वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहता है नहीं करना चाहता है। इसके पास ऑप्शन है पर्सन के पास कि वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेंज कर सकता है। एक साल 115 बीएससी अगर टैक्स कम है, अगले साल 115 बीएससी नहीं अगर टैक्स रेगुलर कोर्स से कम है। लेकिन जो पर्सन बिजनेस या प्रोफेशन एक्सरसाइज करता है और बिजनेस या प्रोफेशन कैरी ऑन करता है और उससे कोई भी इनकम कमाता है, अगर उसने एक बार इसको जिस साल से ये ऑप्ट करना है उस साल से बताना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर कैन बी प्रीवियस ईयर 2021। और जब आपने एक बार इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया, अब आप इसी ऑप्शन के हिसाब से चलोगे। अगर बीच में कभी आप इस ऑप्शन से बैकआउट करना चाहते हो तो आप दोबारा जिंदगी में इस ऑप्शन को नहीं ले सकते अनटिल एंड अनलेस कि आप अपना बिजनेस बंद कर दो, बिजनेस से इनकम आनी ही बंद हो जाए, फिर आप 1 के हिसाब से अपनी इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो। Consequences of failure to satisfy conditions given under section 115 BAC2। कंडीशंस कौन सी? वो स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। आप जो लॉसेस उन एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस की वजह से उनको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, मान लिया जाएगा ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो चुके हैं। So the following are the consequences for failure to satisfy the conditions mentioned above. In case of an individual or HUF having no income from business and profession, on failure to satisfy the conditions mentioned under section 115 BAC in any previous year, the option exercised would be invalid in respect of the assessment year relevant to that previous year. On failure to satisfy the conditions mentioned under section 115 BAC in any previous year, the option exercised would be invalid in respect of the assessment year relevant to that previous year. Consequently, the other provisions of the Income Tax Act would apply as if the option had not been exercised for the assessment year relevant to that previous year. अगर आप किसी पर्टिकुलर ईयर में उस कंडीशंस को आप नहीं कंडीशंस को फुलफिल करते तो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए 115 बीएससी का ऑप्शन आपसे छीन लिया जाएगा और रेगुलर तरीके से आपकी इनकम निकाली जाएगी। नेक्स्ट, in case of an individual or HUF having income from business and profession, on failure to satisfy the conditions mentioned under section 115 BAC in any previous year, the option exercised would be invalid in respect of the assessment year relevant to that previous year and subsequent assessment years. Consequently, the other provisions of the Income Tax Act 1961 would apply to the person as if the option had not been exercised for the assessment year relevant to that previous year and subsequent assessment years. अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन कैरी ऑन करते हो और किसी पर्टिकुलर ईयर में आपने सेक्शन 115 बीएससी को ऑप्ट किया लेकिन उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, तो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए वो ऑप्शन आपसे छीन लिया जाएगा और आगे वाले सालों में भी आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। ये देखो, Consequently, the other provisions of the Income Tax Act 1961 would apply to that person as if the option had not been exercised for the assessment year relevant to that previous year and subsequent assessment year. On failure to satisfy the conditions mentioned under section 115 BAC in any previous year, the option exercised would be invalid in respect of the assessment year relevant to that previous year and subsequent assessment year. Consequently, the other provisions of the Income Tax Act 1961 would apply to the person as if the option had not been exercised for the assessment year relevant to that previous year and subsequent assessment year. Next. AMT liability not attracted. The provisions of alternate minimum tax specified under section 115 JC are not applicable where individual or HUF exercises the option prescribed under section 115 BAC. अगर आपने 115 BAC के हिसाब से टैक्स पे किया तो आप पे AMT का लॉ नहीं लगता।
Additional points. It may be noted that in case of individual or HUF not having income from business or profession, the total income and tax liability, including provisions relating to AMT, if applicable under normal provisions, may be computed every year both in accordance with the normal provisions of the Income Tax Act and in accordance with the provisions of Section 115 BAC in order to determine which is more beneficial and accordingly decide whether or not to offer Section 115 BAC for that year. देखो यहाँ पे लिखा था ना कि जो पर्सन बिजनेस या प्रोफेशन कैरी ऑन नहीं करता है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम चेंज कर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑप्शन डिसाइड कर सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ जब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हो तो आप हर साल देखो कि आपके नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से इनकम कितनी है, सेक्शन 115 BAC के हिसाब से इनकम कितनी है, और दोनों में से जो बेस्ट आपको लगे आप हर साल उसको ऑप्ट कर सकते हो। Next, in case of individual or HUF having income from business or profession, the option for taxation under Section 115 BAC, once exercised for a previous year at the time of filing return under Section 139(1), cannot be changed for subsequent previous years except in certain circumstances. अगर आप business से income कमाते हो, एक बार आपने 115 BAC को opt कर लिया, आपको उसी के हिसाब से आगे चलना है। लेकिन अगर आप आगे उस हिसाब से नहीं चलते हो, बैकआउट करते हो, तो सब्सिक्वेंट एक बार आपने बैकआउट किया तो आप जिंदगी में वापस इस सेक्शन को नहीं ले सकते अनटिल अनलेस आप अपना बिजनेस कंप्लीटली बंद करो। नेक्स्ट, for the purposes of tax deduction at source, the CBDT has clarified that where an employee having no income from business or profession intends to opt for concessional rate under Section 115 BAC, the employee is required to intimate to the deductor being his employer of such intention for each previous year, and upon such intimation the deductor shall compute his total income and make TDS thereon in accordance with the provisions of Section 115 BAC. If such intimation is not made by the employee, the employer shall make TDS without considering the provisions of Section 115 BAC. भाई 192 में सैलरी निकालते टाइम पे एम्प्लॉय की एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी निकालनी होती है। अगर एम्प्लॉय सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट करना चाहता है तो एम्प्लॉय इस इन्फॉर्मेशन को एम्प्लॉयर को देगा और एम्प्लॉयर फिर 115 BAC के हिसाब से टैक्स निकाल के TDS काटेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयर को कोई भी इंटीमेशन नहीं दी तो एम्प्लॉयर जो है वो विदाउट 115 BAC लगाए हुए TDS काटेगा। नेक्स्ट, it is also clarified that the intimation so made to the deductor shall be only for the purposes of TDS during the previous year and cannot be modified during that year. However, the intimation would not amount to exercising option in terms of Section 115 BAC, and the person shall be required to do so along with the return to be furnished under Section 139(1) for that previous year. Thus, option at the time of filing of return of income under Section 139(1) could be different from the intimation made by such employee to the employer for that previous year. कल को मानो मैंने एम्प्लॉयर को बोल दिया कि मैं सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट करना चाहता हूँ बिकॉज मेरे को लगता है मेरी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होगी और मेरी बिजनेस के अंदर कुछ खास डिडक्शंस नहीं है, लेकिन साल के एंड तक जाते मेरा साल खत्म होने जब आ रहा था मेरा मन किया कि मैं डिडक्शंस में दबा के पैसा लगा दूं ताकि मेरे को डिडक्शंस का बेनिफिट मिल जाए, और बिजनेस में भी मैं बहुत सारी डिडक्शंस लेने के लिए आता हूं जो बाकी सेक्शंस में लिखी हुई है, जो लिस्ट में लिखी हुई है। तो सडनली अब मैं अपना ऑप्शन बदलना चाहता हूं। भाई एम्प्लॉयर को आपने एक बार इंटीमेट कर दिया, ठीक है, रिटर्न फाइल करते टाइम पे अगर आप 115 BAC नहीं ऑप्ट करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट बिकॉज आपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट किया कि आप 115 BAC ऑप्ट करना चाहते हो, इट डज नॉट मीन कि आप रिटर्न फाइल करते टाइम पे आप बाउंड हो चुके हो वो फॉलो करने के लिए। रिटर्न फाइल करते टाइम पे आप चाहो तो अपना स्टैंड चेंज कर सकते हो। डन। सो विद दिस आपकी जितनी भी इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स थी वो मैंने क्लोज करवा दी है। मैं एक बार 115 BAC वापस रिकॉल करवा देता हूँ। 115 BAC बजट 2020 से आया। इंडिविजुअल और HUF को कंसेशनल रेट का एक स्लैब दिया गया। स्टार्टिंग के 2.5 लाख नो टैक्स, अगले 2.5 लाख 5%, अगले 2.5 लाख 10%, अगले 2.5 लाख 15%, अगले 2.5 लाख 20%, अगले 2.5 लाख 25% और उसके ऊपर जो अमाउंट है वो है 30%। अगर आप 115 BAC को ऑप्ट करते हो तो कुछ डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस आप नहीं ले पाओगे, बहुत लंबी लिस्ट है यहाँ पे। इसके बाद आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं अलाउ किया जाएगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन आप ले सकते हो। नेक्स्ट, इन जिस लिस्ट में जो खर्चे हैं, डिडक्शंस है या एग्जेम्पशंस हैं, इनकी वजह से आपका कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उससे आप एडजस्ट नहीं कर सकते। कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उससे आप एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन कल को आपका हाउस प्रॉपर्टी लॉस है उससे आप बाकी किसी हेड की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट,
जिस पर्सन ने 115 बीएससी को ऑप्ट किया, अगर वो बिजनेस प्रोफेशन कैरी ऑन नहीं करता, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेंज कर सकता है। इसीलिए दोनों तरह से इनकम निकाल लो, विद 115 बीएससी, विदाउट 115 बीएससी, दोनों तरफ से इनकम निकाल लो, टैक्स लाइबिलिटी निकाल लो, जहां पे बेटर ऑफ हो वो ऑप्शन चूज कर लो। जो पर्सन बिजनेस या प्रोफेशन कैरी ऑन नहीं करता है, उसके लिए तो ये कहानी थी, जो बिजनेस प्रोफेशन कैरी ऑन करता है वो एक बार इसको ऑप्ट करेगा तो बाउंड हो जाएगा इसको फ्यूचर में फॉलो करने के लिए। अगर फ्यूचर में एक बार आप इससे बैकआउट करते तो वापस आप कभी इसको ऑप्ट नहीं कर सकते, अनटिल अनलेस आप बिजनेस बंद ही कर दो, बिजनेस से इनकम आना ही बंद हो जाए, उस केस में फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से आंसर आएगा। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू सैटिस्फाई कंडीशंस गिवन अंडर सेक्शन 115 बीएससी। अगर आप बिजनेस प्रोफेशन से इनकम नहीं कमा रहे हो तो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए आपका ऑप्शन इनवैलिड रहेगा। अगर आप बिजनेस प्रोफेशन से इनकम कमा रहे हो तो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए ऑप्शन इनवैलिड है और आगे वाले सालों के लिए भी इनवैलिड है। एएमटी जो लाइबिलिटी है, एएमटी के प्रोविजंस नहीं लगेंगे आप पे। और लास्ट हमने भी एक ये पढ़ा है, एम्प्लॉयर को आपको इंटीमेट करना पड़ेगा कि आप 115 बीएससी ऑप्ट करोगे या नहीं करोगे, इसके बेसिस पे एम्प्लॉयर टीडीएस काटेगा। लेकिन जो स्टैंड आपने एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट किया है टैक्स रिडक्शन पर्सपेक्टिव के लिए, इट इज नॉट नेसेसरी कि रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे आप उसी ऑप्शन के साथ स्टिक रहो, आप चाहो तो अपना स्टैंड चेंज कर सकते हो। सो विद दिस, जो भी आपकी May 21 के लिए इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स थी वो मेरी तरफ से फिनिश्ड है। आगे आपको मेरी तरफ से और असिस्टेंस मिलेगा जब मैं एक बार आपके साथ आरटीपी भी डिस्कस करूंगा, एंड इफ टाइम परमिट्स आई विल डेफिनेटली कंडक्ट वन रिविजनरी सेशन ऑल्सो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।